Welcome students in the class chemistry for biomolecules unit 14 and the topic of the day are carbohydrates. It's the part 1 for biomolecules और इसमें हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. Carbohydrates. Initially carbohydrates were considered as the hydrates of carbon. स्टार्टिंग में इनको कार्बन के हाइड्रेट्स माना गया था और इनका जनरल फार्मूला दिया गया था CxH2O मीन्स कार्बन जितने भी एटम्स होंगे उनके साथ में वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज. लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च, माल्टोज, सेलुलोज जिनमें कि ये फार्मूला नहीं अप्लाई होता था लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स थे. दूसरी तरफ कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जैसे एसिटिक एसिड, ग्लिसराइड जिनमें कि ये फार्मूला फॉलो करते हैं लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है. तो इस तरह की जो डेफिनेशन थी इट वाज डिस्कार्डेड. उसके बाद केमिकली ये ऑब्जर्व किया गया कि इनके अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है और एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप प्रेजेंट है. तो इनको क्लासिफाई किया गया, इनको डिफाइन किया गया एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनमें कि एल्डिहाइड और कीटोन है, साथ ही साथ एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है. कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहते हैं क्योंकि जो वर्ड लिया गया है सैकराइड्स ये सैकरोन से लिया गया जिसका मीनिंग है शुगर. अब क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट. इनका टेस्ट कैसा है तो इनको क्लासिफाई किया गया शुगर एंड नॉन शुगर. एंड शुगर्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स जो मीठे हैं टेस्ट में, जो टेस्ट करने में मीठे लगते थे, स्वीट लगते थे, उनको शुगर्स कहा गया. जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज. मोस्ट कॉमन जो शुगर है जो हमारे घरों में यूज होती है वो सुक्रोज है जो केन शुगर कहलाती है. साथ ही साथ मिल्क में जो मीठापन होता है वो लैक्टोज के कारण होता है. दीज आर शुगर्स. नॉन शुगर्स जो कि कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन टेस्ट में मीठे नहीं हैं, माल्टोज, स्टार्च, सेलुलोज एटसेट्रा. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज बिकॉज दीज आर हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप. सो ये टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं या नहीं करते हैं उसके बेस पर क्लासिफिकेशन. पहले है रिड्यूसिंग शुगर जो टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सोल्यूशंस को रिड्यूस करें, उनको कहलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर. जिनमें से मेन है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं चाहे उनमें एल्डोज ग्रुप हो या कीटोज ग्रुप हो ये सभी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं. डाइसैकेराइड्स जिनमें कि एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट्स हैं जिनमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है और या कीटोनिक ग्रुप है, माल्टोज, लैक्टोज ये भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं क्योंकि इनके अंदर जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है वो ये टेस्ट देता है. नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो टॉलेंस रिएजेंट पर या फेलिंग सॉल्यूशन पर जिनका कोई एक्शन नहीं होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं. इनका एग्जांपल है सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज. नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स प्रेजेंट. बेसिक यूनिट्स मीन्स जो अपने आप में सबसे स्मॉलेस्ट है. तो उसके बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स मीन्स इनको और सिंपल यूनिट्स में हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ये अपने आप में सबसे सिंपलेस्ट हैं. जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और या कीटोन्स ये स्मॉलेस्ट यूनिट हैं. ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज इनको और ज्यादा हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. हाइड्रोलाइज मीन्स वाटर से रिएक्शन करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना. ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 तक 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट देते हैं हाइड्रोलिसिस करने पर, उन्हें ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं. जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज है तो उसी टाइप से 2 से ज्यादा 2 to 10 इस तरह की यूनिट्स मिलती हैं तो ओलिगोसैकेराइड्स हैं. ये कहला सकते हैं डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स कि वो हाइड्रोलिसिस पे कितने मोनोसैकेराइड्स देते हैं उसके बेस पर डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड टेट्रासैकेराइड्स. डाइसैकेराइड के एग्जांपल हमारे सामने ही है सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज. सुक्रोज इज
cane sugar, maltose is present in barley, etc. Lactose is present in the milk. पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि 10 से ज़्यादा 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स देते हैं हाइड्रोलिसिस करने पर, यानी कि दीज आर कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। इनके पास 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, ये सब पॉलीसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंक, क्योंकि जो डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड्स हैं, इनमें एक से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट होती हैं। तो ये जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ती हैं आपस में, जो कि जस्ट लाइक ईथर है, डैश ओ के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू ये आपस में जुड़ते हैं और उस लिंकेज को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इसको बनने में जो एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप हैं वो यूज होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने के लिए। मोनोसेक्राइड्स हमें डिटेल में पढ़ने होंगे। मोनोसेक्राइड्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन प्रेजेंट हैं और कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, उसके बेस पर मोनोसेक्राइड्स के नाम रखे गए हैं। कीटोनिक ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके बेस पर एल्डोज एंड कीटोज। एल्डोज वो मोनोसेक्राइड जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे एल्डोटेट्रोज, एल्डोहेक्सोज, एल्डोट्रायोज, एल्डिहाइड ग्रुप और 3 कार्बन, एल्डोटेट्रोज एल्डिहाइड ग्रुप एंड 4 कार्बन टोटल। तो इस तरह से हम इनकी पहचान कर सकते हैं, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड, इरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सबके अंदर आप देख सकते हैं कि अलग अलग कार्बन की नंबर्स हैं और ये कहलाते हैं इसी तरह से एल्डोज एंड टेट्रोज एंड कीटोज। कीटोज वो है जिनमें कि कीटोनिक ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, और ये इनके अंदर भी कार्बन की संख्या के बेस पर इनके नाम दिए गए हैं, कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज एटसेट्रा। यहाँ फ्रक्टोज का नाम है कीटो हेक्सोज, क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप है, साथ ही साथ 6 कार्बन इसमें प्रेजेंट है। ग्लूकोज एल्डो हेक्सोज है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट है। ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारे लिए डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है, इसके लिए हमें पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। ग्लूकोज प्रेजेंट होता है स्वीट फ्रूट्स में और हनी में। जो राइप ग्रेप्स होते हैं उसके अंदर भी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है। मोलिकुलर फार्मूला ग्लूकोज का है C6H12O6। सबसे पहले आता है प्रिपरेशन, कैसे बनाया जाता है ग्लूकोज, कहाँ कहाँ से मिल सकता है। सुक्रोज से भी ग्लूकोज मिल सकता है और ये मिल सकता है बाय बॉइलिंग विद एसिडिक मीडियम और इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। सो सुक्रोज वाटर से रिएक्शन करके देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं। लार्ज स्केल मीन्स इंडस्ट्रियली ग्लूकोज मिलता है स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से और उसको बॉयल किया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 390 केल्विन पर अंडर हाई प्रेशर। सो स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू n मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? हमें मालूम है कि फार्मूला है C6H12O6। 6 कार्बन की सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल दिया गया कि ग्लूकोज में कार्बन की चेन है जिसमें कि 6 कार्बन हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरा इसमें 6 कार्बन हैं, नंबर 3 1 प्राइमरी OH है और 4 सेकेंडरी OH है। 4 सेकेंडरी OH मतलब बीच में प्रेजेंट होंगे HOH, और सेकेंडरी जो प्राइमरी होगा वो होगा HCH2OH। तो किनारे का जो कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में है। तो इसकी जो रिएक्शंस हैं जो कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को बताती हैं, उनको हमें स्टडी करना होगा कि ये स्ट्रक्चर करेक्ट है, किन रिएक्शंस के बेस पर ये स्ट्रक्चर दिया गया। सबसे पहले HI जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट है,
ये हेक्सेन देता है रिएक्शन होने पर, रिडक्शन करने पर। इसका मतलब टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट है। नंबर 2, हाइड्रोक्सिल अमाइन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH। ये रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप के लिए और कीटोनिक ग्रुप के लिए होती है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के लिए। तो ये जो ग्लूकोज है NH2OH के साथ मिलकर ऑक्जाइम बनाता है, CH डबल बॉन्ड NOH। इस बॉन्ड के कारण इसका नाम है ग्लूकोज ऑक्जाइम। ऐसे ही HCN के साथ में ये साइनोहाइड्रिन देता है। साइनोहाइड्रिन में CH पर O को हटा के CN एंड OH आ गया है, इट इज साइनोहाइड्रिन। तो ये कंफर्म करते हैं कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ना। विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि ब्रोमीन वाटर है, तो वो कंफर्म करता है कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। रिएक्शन करने पर इसमें केवल एक कार्बन COOH में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर CHOH और CH2OH को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन इंडिकेट करता है, इसमें केवल एक COH ग्रुप है जो कि CHO से बना है ऑक्सीडाइज होके, इसलिए इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। कंफर्म करता है कि CHO ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल में दो हो सकते हैं, कार्बोनिल एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप, और ये है एल्डिहाइड ग्रुप क्योंकि कार्बन की संख्या बराबर बनी हुई है। रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि एल्डिहाइड ग्रुप्स और प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करता है और कार्बन की संख्या एज इट इज बनी रहती है, तो वो बनाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 1 कार्बन, नंबर लास्ट कार्बन 6 कार्बन, दोनों COH में कन्वर्ट हो गए हैं। इसका नाम है सैक्रिक एसिड। तो सैक्रिक एसिड इंडिकेट करता है कि इसके अंदर एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये रिएक्शन देख सकते हैं, ऑन ऑक्सीडेशन इट इज गिविंग सैक्रिक एसिड। तो दो तरह से इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक सैक्रिक एसिड हमें ग्लूकोनिक एसिड से मिल सकता है, और एल्डिहाइड जो है, जो ग्लूकोज है, वो भी सैक्रिक एसिड देता है। इसका मतलब कि हाँ, COOH ग्रुप भी है, नीचे भी मतलब नंबर 1 पे भी और नंबर लास्ट पर भी। एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन मतलब एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके, जो कि अल्कोहल ग्रुप की टिपिकल रिएक्शंस होती हैं। तो जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो जितने 5 OH हैं सभी ईस्टर ग्रुप बना लेते हैं, और उसके बाद इस कंपाउंड में जो ग्लूकोज है वो 5 एसिटाइल ग्रुप बना रहा है। इसका मतलब इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, क्योंकि 2 OH एक साथ एक कार्बन पे नहीं हो सकते, और ये सभी 5 कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग OH ग्रुप्स के लिए बताई गई कि वो किस तरह से प्रेजेंट हैं। फिशर नाम के साइंटिस्ट ने इनके बारे में स्टडी किया गया और उसको रिप्रेजेंट किया गया इस स्ट्रक्चर के थ्रू। CHO जो है ये 4 CHOH ग्रुप लगातार चेन की फॉर्म में, और लास्ट कार्बन CH2OH। ग्लूकोज का नाम दिया गया D पॉजिटिव ग्लूकोज। D और L का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, ये केवल ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, और ये बताता है कि ये किस कंपाउंड के बेस पर इसके नाम को डेराइव किया गया है। एक्सप्लेनेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के सॉल्यूशन को यूज करके जब हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टडी की गई, तो ग्लूकोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट कर देता है। इसका मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इस कॉन्फ़िगरेशन इज रेफर्ड विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरल्डिहाइड। इस ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन का जो नाम डेराइव किया गया है वो ग्लिसरल्डिहाइड के बेस पर किया गया है, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन का एक कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल कार्बन एसिमेट्रिक है, कायरल है, और इसके 2 इनैंशियोमर बन सकते हैं, 2 ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। जो पॉजिटिव ग्लिसरल्डिहाइड है
उसमें कार्बन नंबर 2 पे OH राइट साइड है और नेगेटिव में लेफ्ट साइड है। जो पॉजिटिव आइसोमर है ग्लिसरॉल्डिहाइड का, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन D कही गई है, उसमें OH राइट साइड पर प्रेजेंट है और ग्लूकोज में भी CH2OH के साथ वाला जो कार्बन है उस पे OH राइट साइड है, मतलब इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड से डेराइव किया गया है इसके स्ट्रक्चर को। अब ग्लूकोज जो केमिकली कोरिलेटेड D पॉजिटिव आइसोमर ग्लिसरॉल्डिहाइड से, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन D कही गई है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कही गई है, D कॉन्फ़िगरेशन। अब इनको हम नोट के फॉर्म में देख सकते हैं कि ग्लूकोज के पास 4 एसिमेट्रिक कार्बन है टोटल, जो CHO और CH2OH ग्रुप के बीच में है। और ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने होंगे एसिमेट्रिक कार्बन, उसमें 2 पावर n इनैंशियोमर्स बन सकते हैं। तो ग्लूकोज जैसे टोटल 16 इनैंशियोमर्स बन रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स बन रहे हैं, उनमें से ग्लूकोज एक है। एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज का आइसोमर इनैंशियोमर जो कि कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंट है, ओनली कार्बन नंबर 2 पर नेक्स्ट टू CHO, कहलाता है एपीमर। और मैनोज में, इसका नाम है मैनोज, और इसके अंदर कार्बन नंबर 2 पर OH लेफ्ट साइड है, OH यहाँ पर ग्लूकोज में राइट साइड है और इसमें लेफ्ट साइड है। तो ये है इसमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। अब कुछ प्रॉपर्टी इंडिकेट करती हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन नहीं है, मतलब इसके अंदर CHO ग्रुप भी है, 5 OH भी है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी है, लेकिन नेचुरली ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ना कि एक ओपन चेन। और कुछ ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो कि कंफर्म करती हैं कि ग्लूकोज एक साइक्लिक कंपाउंड है। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है। शिफ्ट टेस्ट क्या होता है? शिफ्ट एक पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है, रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि इसका पिंक कलर उड़ा दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करके। तो जैसे ही हम इसको, कोई भी एल्डिहाइड होता है उसको डालते हैं तो पिंक कलर वापस आ जाता है, लेकिन ग्लूकोज के साथ पिंक कलर वापस नहीं आ रहा है। दूसरी चीज NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन। सारे एल्डिहाइड कीटोन्स जो कि फ्री होते हैं ग्रुप, उनमें NaHSO3 जो है एक वाइट प्रोडक्ट बनाता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, लेकिन ग्लूकोज के साथ ये रिएक्शन नहीं हो रही है। इसका मतलब CHO ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है, वो कहीं इन्वॉल्व है। अब कैसे हम पता चलेंगे? अगली बार हम एक स्ट्रक्चर और पढ़ सकते हैं कि पेंटा एसीटेट ग्लूकोज का वो हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन नहीं कर रहा है। ये इंडिकेट करता है कि फ्री CHO ग्रुप एब्सेंट है। एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज को जब क्रिस्टलाइज किया गया, दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म मिली, जिनके नाम थे अल्फा एंड बीटा। अल्फा फॉर्म ग्लूकोज की जो मिलती थी वो 419 केल्विन पर मिली बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, जबकि बीटा फॉर्म मिलती है 423 केल्विन पर क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन। तो इस तरीके से इनको दो तरह के ग्लूकोज के अंदर स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं। ग्लूकोज के दो आइसोमर्स हो सकते हैं जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। दो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन मतलब दो तरह के क्रिस्टल्स ग्लूकोज के पॉसिबल हैं, और ये पॉसिबल है ग्लूकोज की 2 टाइप स्ट्रक्चर्स के कारण। टू क्रिस्टलाइन फॉर्म के लिए ये प्रपोज किया गया कि OH ग्रुप जो कार्बन नंबर 5 पर है वो CHO ग्रुप के साथ रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, और इस तरीके से कोई भी CHO ग्रुप फ्री
नहीं है। अल्फा डी ग्लूकोज जिसमें कि इसके नंबर पर जब ये रिंग बनती है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 को इन्वॉल्व करते हुए, तो एक नया कार्बन नंबर 1 एसिमेट्रिक हो जाता है जिसपे कि OH की पोजीशन राइट और लेफ्ट हो सकती है। तो अल्फा डी ग्लूकोज में OH राइट साइड है और बीटा डी ग्लूकोज में OH लेफ्ट साइड है एट कार्बन नंबर 1। तो देखिए इसमें स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि बीच में जो सेंट्रल में है ये था इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर। राइट साइड है बीटा जिसमें कि नंबर 1 पोजीशन जो है कार्बन कायरल हो गया है और इसके पास एक H और OH ग्रुप बन गया CHO के बजाय। तो H जब राइट साइड पर है और OH लेफ्ट साइड पर है तो ये बीटा है। और अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज जिनमें कि कार्बन नंबर 1 पे OH राइट साइड है उसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स हैं। तो दो साइक्लिक हेमी एसिडल ग्लूकोज के जो कि कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंट हैं कॉन्फ़िगरेशन में कहलाते हैं एनोमर्स ऑफ ईच अदर। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। नाउ साइक्लिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी फिशर नाम के साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर दिया था स्ट्रेट चेन टाइप से और उसके बीच में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 में बन रही है रिंग। अब ये जो रिंग है इसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट हैं? 5 और एक है ऑक्सीजन। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर, जिसको कि पायरेन के बेस पर है। ये हावर्थ ने बताया कि जो बेंजीन का इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसको हम बेंजीन लाइक 6 मेंबर्ड रिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनमें 5 मेंबर कार्बन है और 6th एटम ऑक्सीजन है। पायरेनोज स्ट्रक्चर ग्लूकोज का अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के लिए दिया गया है। अल्फा डी ग्लूकोज फर्स्ट नंबर पायरेन से प्रोड्यूस हुआ, सेकंड बीटा। अब यहाँ एक स्पेशल नोट करने वाली बात यह है कि जब हम फिशर फार्मूले से हावर्थ फार्मूले को बनाएंगे तो फिशर फार्मूले में जितने भी ग्रुप लेफ्ट साइड हैं ये पायरेनोज स्ट्रक्चर में बॉन्ड पर ऊपर होंगे, प्लेन के ऊपर होंगे, और जो राइट साइड हैं ग्रुप वो प्लेन में नीचे की तरफ होंगे। जैसे कि HOH एट कार्बन नंबर 1 दिया है लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में। तो इस स्ट्रक्चर में देखिए कार्बन नंबर 1 जो रिप्रेजेंट किया गया है इसमें OH राइट साइड, नीचे OH लिखा हुआ है। तो देखिए H को ऊपर रखा गया, OH को नीचे। सेकंड नंबर में H को ऊपर, OH को नीचे। तो लेफ्ट वाले सब ऊपर रहेंगे और राइट वाले नीचे की तरफ लिखे जाएंगे। इस तरह से हम पायरेनोज स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। म्यूटा रोटेशन, ये स्पॉन्टेनियस चेंज है रोटेशन में ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के लिए जो कि इक्विलिब्रियम वैल्यू में जाके रुकता है। यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज हो या बीटा डी ग्लूकोज हो, दोनों के अपने एंगल ऑफ रोटेशन से। लेकिन जब हम उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो धीरे धीरे टाइम के बाद दोनों ही टाइप के जो क्रिस्टल्स के सॉल्यूशंस हैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इनकी जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो एक इक्विलिब्रियम वैल्यू 52.7 पर स्टेबल हो जाता है। यानी कि ना तो अल्फा डी ग्लूकोज है ना ही बीटा डी ग्लूकोज का सॉल्यूशन उस टाइम पर है, बल्कि इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है जिसका वैल्यू पॉजिटिव 52.7 है एंगल ऑफ रोटेशन। ये कहलाता है म्यूटा रोटेशन। यानी कि किसी भी कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आना और एक इक्विलिब्रियम वैल्यू तक पहुंचना कहलाता है म्यूटा रोटेशन। अब हम फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। फॉर्मूला है इसका C6H12O6 जस्ट लाइक ग्लूकोज। ये कीटो हेक्सोज है, 6 कार्बन की चेन है और 5 OH ग्रुप है इसमें भी, और एक है कीटो ग्रुप। इसके पास फंक्शनल ग्रुप कीटोन होने के साथ साथ कार्बन नंबर 2 पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये D सीरीज को बिलोंग करता है और ये लीवो रोटेटरी है।
डी सीरीज मीन्स ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेस पर इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, लेकिन ये रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में, तो ये लीवो रोटेटरी है। ये हमें मिल सकता है सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से। ये फ्रूट्स, हनी और वेजिटेबल्स में जो मीठे होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज, स्वीटनर की फॉर्म में यूज किया जाता है। इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इन्हीं को आप बना सकते हैं कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 2 CO ग्रुप और कार्बन नंबर 5 CHOH, इनके बीच में रिंग फॉर्मेशन बनता है। और ये जो CO ग्रुप है इसमें एक तरफ CH2OH एक तरफ OH आ जाता है, तो अगर OH राइट साइड है तो ये अल्फा फॉर्म है, और अगर लेफ्ट साइड है तो बीटा फॉर्म है। इसको आप पढ़ सकते हैं, इतना डिटेल में ज़्यादा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका स्ट्रक्चर फ्यूरेनोज फॉर्म में दिया गया है। इसकी स्ट्रक्चर की फॉर्म क्या है? फ्यूरेन, फ्यूरेन के बेस पर है, जबकि ग्लूकोज खाता पायरेन के बेस पर। फ्यूरेन 5 मेंबर की रिंग है और 4 कार्बन एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन है। इसके बेस पर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर दिए गए हैं फ्रक्टोज के, उनको आप ओपन स्ट्रक्चर के बेस पर जस्ट लाइक लिख सकते हो। लेफ्ट साइड के ग्रुप प्लेन में ऊपर की तरफ, और राइट साइड के जो ग्रुप हैं कार्बन पे वो नीचे की तरफ लिखे जाएंगे। ये स्ट्रक्चर दिया गया है, किस तरीके से इसके स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप पढ़ भी सकते हैं और बिना पढ़े भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर रिंग फॉर्मेशन करता है। ओलिगोसैकेराइड्स, इनको बहुत लाइटली अब लेंगे, सिलेबस में फिलहाल नहीं है ओलिगोसैकेराइड्स, बट आपको लर्न होना चाहिए। इसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती हैं हाइड्रोलिसिस करने पर। ये दोनों ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि O बॉन्ड के थ्रू, ईथर लाइक बॉन्ड के थ्रू। और इसमें 1/1 स्टडी करेंगे सुक्रोज, जो कि वाटर से रिएक्शन करने पर एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज की यूनिट देता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़े हुए हैं। बीच में जो रेड कलर का O है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जस्ट लाइक ईथर ग्रुप। और ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 जो कि बीटा फॉर्म में है उसके साथ में लिंक्ड है। तो ग्लूकोज है या पायरोनोज रिंग की फॉर्म में, लेकिन फ्रक्टोज है फ्यूरेनोज रिंग की फॉर्म में। तो आपको याद रखना है कि सुक्रोज हाइड्रोलिसिस करने पर एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज देता है, और उनके बीच में C1C2 ग्लूकोसाइडिक लिंकेज है। इन्वर्जन ऑफ शुगर, जो सुक्रोज है, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं या एंजाइम की प्रेजेंस में उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, तो जो सॉल्यूशन है वो लीवोरोटेटरी बन जाता है, जबकि शुगर इटसेल्फ जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। तो हाइड्रोलाइज करने पर इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा हाइड्रोलाइज होने पर ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है, और रोटेशन जो है वो डेक्स्ट्रो से लीवो बन जाता है। इसे कहते हैं इन्वर्ट शुगर, क्योंकि हाइड्रोलाइज मिक्सचर यानी वाटर में घुली हुई जो डिसॉल्व शुगर है वो लीवो रोटेटरी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुक्रोज की वैल्यू है एंगल ऑफ रोटेशन 66.5, लेकिन डी ग्लूकोज की है +52.5 डिग्री, डी फ्रक्टोज की है -92.4, इसलिए मिक्सचर हो जाता है नेगेटिव, और वो है लीवो रोटेटरी। माल्टोज एक सेकेंड डाइसैकेराइड है जो कि रिड्यूसिंग शुगर है। ध्यान रखेंगे इसमें दोनों यूनिट ग्लूकोज की है, और ये दोनों ग्लूकोज यूनिट अल्फा फॉर्म में है, अल्फा डी ग्लूकोज की फॉर्म में है। एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ बना रहा है ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे कि हाइड्रोलाइज होने पर 2 यूनिट ग्लूकोज मिलती है, दोनों ही ग्लूकोज पायरेनोज रिंग है, और ग्लूकोसाइडिक लिंकेज है C1C4, C1C4 अल्फा ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। लैक्टोज जो कि मिल्क में होती है, ये हाइड्रोलाइज होने पर 2 तरह की यूनिट्स देती है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। यहाँ पर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दोनों ही पायरेनोज रिंग की फॉर्म में है, और इनकी जो लिंकेज है वो है C1C4 बीटा ग्लूकोसाइडिक लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
C1 of beta glucose is linked to C4 of beta glucose, यानी यहाँ पर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों ही बीटा फॉर्म में प्रेजेंट है। पॉलीसेक्राइड्स मीन्स जिनमें काफी सारे 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिल सकते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। और इनके एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। स्टार्च एक मेजर फॉर्म है जो कि प्लांट सेल्स में स्टोर्ड होती है, जैसे देखते हैं पोटैटो या फिर वीट है, इनमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च की फॉर्म में है। इसमें भी अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं, यानी कि स्टार्च हाइड्रोलाइज करने पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट देता है। स्टार्च के स्ट्रक्चर में दो तरह के चेन्स होती हैं। कुछ चेन्स होती हैं जो कि स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है, जो आपस में कार्बन नंबर 1 ऑफ 1 ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ अदर ग्लूकोज जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ होते हैं ब्रांच्ड चेन। ब्रांच का मतलब उसमें थोड़ी ब्रांचिंग है, तो उन्हें एग्जाम्पल के हम नाम दे सकते हैं। जो अनब्रांच्ड है उनका नाम है अमाइलोज, और जो ब्रांच्ड है उनका नाम है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज वाटर सोलेबल है और अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोलेबल है। अमाइलोज 80% पोर्शन है स्टार्च का और अमाइलोपेक्टिन 20% पोर्शन है। तो यहाँ पर जो ब्रांच बाहर निकलेगी वो ब्रांच ग्लूकोज के जो जहाँ से रिंग बन रही है, जिसपे कार्बन नंबर 4 जुड़ा हुआ था अपने से प्रीवियस ग्लूकोज यूनिट से, उसका कार्बन नंबर 1 ब्रांच वाले का ग्लूकोज के साथ कार्बन नंबर 6 के साथ। ग्लाइकोजन जिस तरह से स्टार्च प्लांट्स में स्टोर्ड होता है, वैसे ही एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर फॉर्म में होता है उसे बोलते हैं ग्लाइकोजन। ये मॉलिक्यूल है अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर, और इसके अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। गिव्स माल्टोज। ग्लाइकोजन जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये माल्टोज देता है बाय रिएक्शन विद बीटा अमाइलेज एंजाइम। ग्लाइकोजन का यूज है, ये स्टोर होता है हमारे मसल्स में और लीवर में, और ये वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है जो हमें डाइजेशन के बाद हमारी डाइट से ज़्यादा हम खाते हैं, तो वो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। और सिकनेस और फास्टिंग के टाइम पर यही स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन है वो हमें ग्लूकोज में डिकम्पोज होकर एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरह से हमारा इमरजेंसी फूड। सेलुलोज, ये प्लांट्स में जो सेल सेप होता है, ग्रीन कलर का लिक्विड टाइप का कंपाउंड होता है, उसे बोलते हैं सेलुलोज। तो ये हाइड्रोलिसिस पे देता है बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स, और ये बीटा डी ग्लूकोज कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 दो यूनिट्स के बॉन्ड्स के थ्रू बना हुआ है। इसे बोलते हैं बीटा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड्स आपके सिलेबस में नहीं है, इनको आप कंपटीशन के मतलब पढ़ सकते हैं। सेलुलोज के लिए और इम्पोर्टेंट चीज है कि सेलुलोज को हम ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज देयर इज नो एंजाइम प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच कैन हाइड्रोलाइज सेलुलोज। लेकिन एनिमल्स में वो बीटा एंजाइम्स होते हैं जो कि इसको डिकम्पोज कर सकते हैं ग्लूकोज में, इसलिए एनिमल्स ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन प्लांट्स को खा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो ये था आपका पार्ट 1 अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपके पास तक मेरी जो भेजे हुए वीडियोज हैं, जो मटेरियल मैं आपको देना चाहती हूँ, उसको आप प्राप्त कर सकें, आप सुन सकें, आप देख सकें। ओके, थैंक यू।